हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सेल। तो हम सेल को इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक छोटा मोटा सा आइडिया लग जाए कि आखिर सेल होता क्या है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंटेंट कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज अ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल कितने टाइप के होते हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द सेल यानी कि सेल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes। तो जो सेल है वो लाइफ की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है जो कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं उसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक डेफिनेशन सेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है व्हाट इज अ सेल। पर आखिर सेल होता क्या है। A cell is the structural and functional unit of life। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी समझ लीजिए हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, या हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगी, ईंटें चाहिए होंगी। हम बहुत सारी ईंटों को मिलाएंगे तब जाके हमारी एक वॉल खड़ी होगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम बहुत सारी सेल्स को मिलाएंगे तब जाके एक ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हुई, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग का। अगर ह्यूमन बीइंग को ब्रेक डाउन किया जाए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन किया जाए तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। गॉट इट। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके ऑर्गेनल्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। गॉट इट। अब देखते हैं आगे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स। रॉबर्ट हुक नाम के सबसे पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, सेल की। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि क्या है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको भी पहली वाली लाइन में बताया था, तो इसीलिए क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। गॉट इट। अब है दे मे बी मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल का भी बना होता है, बना हो सकता है। सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, उसके अलावा वो बहुत सारी सेल्स का भी बना हो सकता है जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो सबसे पहले वर्ड है यहाँ पर सिंगल सेल जिसका मतलब होता है यूनिसेल्यूलर। जैसे कि अमीबा, तो जो अमीबा होता है वो क्या होता है, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है। उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर मैनी सेल्स देखें यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखें तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। ये सारे किस में आ जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रेफर करता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिल्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल, मल्टी सेल्युलर मैनी सेल्स। गॉट इट। उसके बाद क्या है, माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। और जो माइकोप्लाज्मास होते हैं वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे नोन सेल्स हैं। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ठीक है, द न्यूक्लियस यानी कि जो मेजर ऑर्गेनल्स है होल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। उसके अलावा न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए और सेल ग्रोथ के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस। सभी सेल में एक न्यूक्लियस होता है और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। और एक नहीं, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। ठीक है, तो
क्या देखा हमने? सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेल में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल में एक न्यूक्लियस तो होता है, पर उसके साथ क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is mainly responsible for energy transaction vital for the survival of the cell। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल में। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा अपना लाइसोसोम्स, डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल्स इन द सेल। जितने भी अनवांटेड यानी ना चाहते हुए जिनको हम सेल के अंदर नहीं चाहते हैं, ऐसे कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करके खत्म करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। ठीक है, उसके बाद है ईआर। ईआर स्टैंड फॉर, ईआर का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल organization of the cell by synthesizing selective molecules and processing, directing and sorting them to their appropriate locations। ठीक है, इसमें देखो, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, एकदम स्मूथ है, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसे राइजोसोम्स जो है वो अटैच नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल के अंदर सिंथेसिस करता है, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को आने देता है, बाहर जाने देता है, और उसके बाद उसकी क्या करता है? उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद सेल में सॉर्टिंग करता है। ठीक है, ये वाला जो काम होता है वो कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। किस में करता है? सेल में करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियस, उसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में, लाइसोसोम्स, और उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो बेसिकली अगर हम सेल की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, उसकी फंक्शन के ऊपर बात करें, तो सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? वो होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल्यूलर होते हैं। उसके बाद क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होते हैं? ये न्यू सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी, इन सब चीजों में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके अलावा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, उसमें बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो, समझ लीजिए कि ये एक हमारा ऑर्गेनेल है, तो इसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल में अपनी अपनी जगह पर सही जगह पर प्रेजेंट होते हैं। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, उनकी कोई लोकेशन नहीं होती है, वो सिर्फ समझ लीजिए कि ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, जैसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और यूकैरियोट्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। ऑल्सो यानी और, इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये सेल में सेल्यूलर एक्टिविटीज को, यानी सेल की एक्टिविटीज को और सेल के रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है और उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये हमने देखा न्यूक्लियोलस। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी सेल है, देखिए, मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस को जो घेरे हुए मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में
बनी हुई है, ठीक है। वो क्या करती है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट भी करती है। उसके अलावा और जैसे कि सेल है, इसके अंदर तो बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम्स हो गई, वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इन सबको अलग अलग जो डिवाइड करती हैं, तो क्या करती है, बीच में एक बाउंड्री फॉर्म कर लेती है। तो ये वाला जो काम करती है वो कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। किसके लिए करती है, न्यूक्लियस के लिए करती है। कहाँ करती है, सेल में करती है। गॉट इट। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। Chromosomes play a crucial role in determining the sex of an individual. Each human cell contains 23 pairs of chromosomes. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स है वो क्या डिटरमाइन करेगी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स डिटरमाइन करेगी, ठीक है। और सभी ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी भले वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। पर एक पेयर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फीमेल में डिफरेंट होगा और मेल में डिफरेंट होगा। अगर वो फीमेल है तो वो उसमें होगा XX क्रोमोसोम, अगर वो मेल है तो उसमें होगा X एंड Y क्रोमोसोम। XX क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करता है जो ऑस्प्रिंग या जो पर्सन या इंडिविजुअल है वो फीमेल है, और XY जो क्रोमोसोम है वो ये डिफाइन करता है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो मेल है, ठीक है। अब हम देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल्स, ठीक है। लाइन से समझ में आ गया कि वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, सेल में स्टोर करते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया न्यूक्लियोलस, उसके बाद हमने देखा सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है और वैक्यूल्स क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। आगे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बात हमने अभी बस 2 स्लाइड पीछे ही की थी। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का, ठीक है, उन सब चीज़ों, वो वाली जो प्रोसेसेस हैं उनमें जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन। उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है और सिंथेसिस करता है लिपिड्स का, स्टेरॉइड्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। और ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ वाले में क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स, स्मॉल राइबोसोम्स, ये यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस एज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल, ठीक है। जो गोल्जी बॉडीज होती है उसको सेल का क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में, ठीक है। यानी कि जो भी सब्सटेंस या जो भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है या वो सेल से बाहर जा रहा है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, या सेल इनर सेल के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, गोल्जी बॉडीज। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये वाली जो टर्म्स है ना, ये आप लोगों को स्पेशली याद रखनी चाहिए कि गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल। जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल के क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजर्स हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल का क्या, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सारी चीजें तो हमने 5th क्लास से पढ़ी हुई हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी पर्सन है और आप उससे पूछो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सबसे पहले शायद उसके मुंह से यही सेंटेंस निकलेगा कि द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP, द सेल्स एनर्जी करेंसी। इसे वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। अब आ गया लाइसोसोम्स। लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल बाय इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द सेल एंड हेल्प इन सेल रिन्यूअल। जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो कोई भी बाहरी मटेरियल, यानी ये जो फॉरेन वर्ड है इसका मतलब बाहर है, कोई भी ऐसा
ऐसी फॉरेन बॉडीज या फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये सेल को क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल के रिन्यूअल में हेल्प करता है। देयरफॉर दे आर नोन एज सेल्स सुसाइड बैग्स, ठीक है, इसीलिए इन्हें सेल के सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस तो ग्रीन होते नहीं है, उन्हें फूड के लिए एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो बिल्कुल नोन है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में प्रेजेंट होगा, मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये प्लांट्स के क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या क्या चाहिए, काय में होती है वो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इट कंटेन्स द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्लोरोफिल्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, कभी कभी अगर दूसरा क्लोरोफिल है तो वो रेड ऑरेंज कलर भी प्रोवाइड करता है, पर बेसिकली आप ग्रीन याद रखिए कि जो क्लोरोफिल है वो प्लांट में क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, पिगमेंटेड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये हमारी सेल हो गई, एक मिनट, जैसे कि ये हमारी सेल हो गई, ठीक है। सेल में ये जो सबसे आउटर पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिससे सेल घिरी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वो जो आपको ब्लू कलर का जितना भी पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे कि ये गोल्जी बॉडीज हो गई, लाइजोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे क्या है, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को क्या करके रख रहा है, कंटेन करके रख रहा है, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ हैं, सेल के अंदर हैं, साइटोप्लाज्म से घिरे हुए हैं। अब ये वाली जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका न्यूक्लियस, तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी थी, तो इसकी जो ये आउटर सरफेस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कर रही है, न्यूक्लियस को ये जो बाकी के अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनसे क्या कर रही है, दूर कर रही है, ताकि हम डिफाइन कर पाए कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, और जो हमारे लाइसोसोम्स है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको दिख रहा होगा। इसमें ये जो छोटे छोटे से बने हुए हैं डार्क ब्लू कलर के, ये क्या है, राइबोसोम्स है, यानी कि क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका जो ये वाला सरफेस है, यहाँ पर देखिए एक भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं, यानी क्या है, ये स्मूथ पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, जाते जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे से राइबोसोम दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा गोल्जी अपैरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल का जो ब्रीफ स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। इसमें देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये जो सेल है ये प्लांट सेल नहीं है। अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें आपको क्या दिख रहा होता, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म नहीं, इसमें आपको क्लोरोफिल दिख रहा होता, ग्रीन कलर दिख रहा होता, ठीक है। तो ये जो है वो प्लांट्स का सेल नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल बेसिक सेल है, गॉट इट। तो अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द सेल, जिसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। जो सेल है वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एक सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सेल में जो सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। जैसे कि क्या, हमारी स्किन, ठीक है, हम हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस चीज़ से कवर है, स्किन से कवर है, जिसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स मिले हुए हैं। उसके बाद ये जो हमारी आउटर ये जैसे कि हमारी बॉडी है, इसकी जो ये आउटर स्किन है, ठीक है, जिससे हम कवर्ड हैं, ये भी कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेल प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और प्लांट्स में ये कौन प्रोवाइड कराता है, जाइलम जो होता है, ठीक है, जो वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट का को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड, फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस, ठीक है। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है और क्या बनती है, डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें क्या होता है, सेल मल्टीप्लाई होता है और ग्रोथ को
फैसिलिटेट करता है, ठीक है। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, फिर डॉटर सेल्स बनेंगी, और जो ये डॉटर सेल बनेगी, जो ये रेप्लिकेशन होगा, इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म की वो होगी, ठीक है। आई होप यू आप लोग समझ रहे होगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब सेल है, सेल में बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो उस केमिकल प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल में आउटर साइड से आती हैं, ठीक है। अब सेल ने कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया, जिसके बाद एनर्जी रिलीज हुई, तो उसको रिलीज करने के लिए, अब एनर्जी रिलीज हुई है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज हुआ होगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए तो जो सेल है वो क्या करती है, बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो सेल में आ सके और सेल से जा सके, ठीक है। अब सेल में वो आ रहे हैं, सेल से जा रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, जिसमें जो सेल होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अगर वो प्लांट है तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। और अगर वो एनिमल्स हैं तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करेगी सेल, रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ठीक है। आई होप यू गेट इट। उसके बाद है हमारा एड्स इन रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होगा, जो माइटोसिस प्रोसेस की वजह से जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा, उसके बाद डॉटर सेल्स बनेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। उसके अलावा क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। उसमें जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं अपने पेरेंट से, ठीक है। तो जो सेल है उसमें वो रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें प्रोसेसेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है और मियोसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए सेल में, भले वो उसका स्ट्रक्चर हो या उसकी कोई फंक्शनिंग हो, और वो क्या कर रही है, कैरी आउट कर रही है सारी लाइफ प्रोसेसेस को ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो अगर आपको आई होप कि अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें।